देखिए दोस्तों, आज है नागपंचमी। नागपंचमी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और आज अगर बात करते हैं मार्केट की, तो सब्जेक्ट पर हम बाद में आए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 10 बजे तक, इसीलिए हमने इंतजार किया था। बाकी सिनेरियोस तकरीबन ठीक ठाक हैं वर्ल्ड के, तो हमारे यहाँ की मार्केट गैप अप के साथ खुली है और एक अच्छी खासी इसने पोजीशन बनाई है। लेकिन जैसा कि हमने आपको कल बताया था, 24,300 के ऊपर जाते ही एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। कोई ना कोई ऐसा तो बैठा हुआ है जो कि बेच रहा है, लेकिन बेचने दीजिए, चिंता वाली कोई बात नहीं है। और ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं क्रिएट हो रहा है कि जिसकी वजह से आपकी मार्केट इतना बड़ा 20% 30% का फॉल हो जाएगा। हाँ, कुछ करेक्शन जरूर हो सकता है, उससे डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज आपकी मार्केट अच्छी खासी अप के मोड में है। और उसके बाद में देखते हैं दोपहर के 12 बजे के बाद में क्या हाल होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर दोपहर के बाद में गिरावट शुरू होती है तो मतलब क्या होता है, एफआईआईज सेल कर रही हैं। और एफआईआईज आपको पता है कि जनवरी से लेकर के और अभी तक में उन्होंने तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए का बिकवाली कर चुकी हैं। तो उनके बेचने से भी इंडियन मार्केट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रिटेलर्स ने अपनी कमर कस रखी है। अभी आ जाते हैं हम आपके सब्जेक्ट पर आने का इन द सेंस ये है दोस्तों कि आपको बताऊं कि मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसे बेल्ले, जिसको बोलते हैं ना हरियाणवी भाषा में बेल्ला बोलते हैं। अबे बेल्ला है क्या? तो जब आप यहाँ से बागपत से आगे जाते हैं और दिल्ली और हरियाणा गुड़गांव और इनको आप टच करते हैं, ऐतल कैतल को आप इनको, तो वहां पर क्या होता है, बेल्ला शब्द बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि मतलब जो है आदमी बेगैरत हो, बेकार हो, बिना किसी काम का हो, दिन भर फालतू की बकवासबाजी करता रहता हो, तो उसका काम होता है, उसको जानकारी वानकारी कुछ नहीं होती है। वो दिन रात जो है ना, उसके जैसे क्या नाम है, जैसे बोलते हैं ना, सियार के मनाने से डांगर नहीं मरता है, हमारे यहाँ पर अवधि में कहावत है। तो उनका रोज यही होता है, अब मार्केट गिर जाएगी, अब मार्केट उसके बाद में ये चली जाएगी, अब आप लोग इसके बाद में ऐसा मत करें, अब आप लोग ये मत करें। इन बेल्लों के चक्कर में नहीं आना है। मैं आपको सही बताऊं, अगर इन बेल्लों की जिन्होंने बात सुनी है ना, फिर उसके बाद में ये फालतू का शेर की टिप देना शुरू कर देंगे। अरे खुद तो भुक्कड़ हैं, भूजा छोर हैं, और उसके बाद में दूसरे को राय देना शुरू कर देते हैं। अरे भाई मेरे, ऐसा नहीं होता है। आप सही तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फंडामेंटली आप करेक्ट हैं, सही फंड आपने पकड़ा हुआ है, आप अच्छा खासा अमाउंट दे रहे हैं, अच्छा खासा अमाउंट दे ही रहे हैं। आप उन चीजों को सोचिए कि अगर आपका 61 लाख करोड़ रुपया आज के टाइम पर एयूएम हो रहा है, तो कितनी भारी भरकम फीस हर महीने, हर दिन आप उसको काउंट करिए, हर दिन कितनी भारी भरकम फीस आपके उन फंड को मैनेज करने के लिए लोग दे रहे हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड का मैं ये बात कर रहा हूं, किसकी, म्यूचुअल फंड के एयूएम की बात कर रहा हूं। तो इतनी भारी भरकम अगर एयूएम है, तो इस पर कितना पैसा लोग अपने पैसे को मेंटेन करने के लिए उन एक्सपर्ट्स को दे रहे हैं। और मैंने आपको, जैसा याद होगा, मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था, ये जो 49-50 जो है फंड मैनेजर्स हैं, जो टॉप के फंड मैनेजर्स हैं, बाकी उनके अंडर में सारे के सारे मैनेजर्स, सब मैनेजर्स काम करते हैं, पूरी टीम काम करती है। तो वो एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही जानकार लोग हैं। और वो मैं सही बताऊं कि हर जगह पे देखो, अपवाद तो हर जगह पे होता है यार। अपवाद कहाँ पे ऐसा है कि अपवाद नहीं होता है? तो कुछ लोगों का नाम इनसाइड ट्रेडिंग में आ जाता है, फ्रंट रनिंग में आ जाता है, उसमें आ जाता है, तो अपवाद होते हैं। अब उसमें ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है उसमें टॉप का मैनेजर या टॉप की एएमसी इन्वॉल्व है, क्योंकि कोई भी अपना नाम तो खराब करना नहीं चाहेगा, ये आप भी जानते हो और इस चीज को हम भी जानते हैं। तो लेकिन क्या है, अब वो जो इंफॉर्मेशन है, जो कि गोपनीय इंफॉर्मेशन होनी चाहिए भाई, जब म्यूचुअल फंड कहीं पर खरीद फरोख्त करती है तो वो बड़ी भारी खरीद फरोख्त करती है। तो भारी खरीद फरोख्त करती है तो उससे पहले तो प्लानिंग होता है, रिसर्च होता है, काफी सारी चीजें होती हैं, उसको परस्यू करते हैं, उसका आकलन करते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाती है, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी संसद में जवाब दे रही थी, तो उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया था। एक जन के, जब हलवा सेरेमनी के बाद में ये हो जाता है कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा मीन्स कोई भी जानकारी बाहर ना निकल पाए, लीक ना होने पाए, वो प्लान ना लीक होने पाए। तो इतना तो सब कुछ रखना पड़ता है। बोलते हैं ना
कि धन और बल को छुपा करके रखना चाहिए। हमारे यहाँ पर अवधि में बोलते हैं, अपने धन को धन, अपने बल को बल कहा जाता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। कभी भी मैंने, जब लोगों ने मेरे को बोला है तो वो चीजें मैंने बताई है कि भाई देखो, बातों बातों में कुछ चीजें निकल जाती हैं, अलग बात हो गई, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा तो छुपाव में रखना चाहिए। तो वहां पर उन्होंने 2 जनों का नाम लिया था, जो भी टॉप लेवल के ऑफिसर्स थे उनका नाम लिया था कि एक के पिताजी एक्सपायर हो गए थे, वो बोले नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगा। दूसरे के लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, वो बोले नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को प्रियॉरिटी दिया है। उन्होंने उस चीज को महसूस किया है कि मुझे उसी जनता के, तो ऐसे ऐसे लोग हैं भारत में जो कि काम करने वाले भी हैं। सबको गलत बोलना ठीक नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो जो ये लोग हैं ना, जो आपके अपना बेले लोग हैं, ये बेले लोग क्या हैं कि इनके पास कोई काम धाम है नहीं। ये उसके बाद में आपको ट्रिक दिलवाएंगे, वहां से कमीशन ले लेंगे, आपको ये करवाएंगे, वहां से कमीशन लेंगे। इनको बोलते हैं कमीशन खोर, बोलते हैं ऐसे आदमी को। इनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कमीशन पे चलती है। या उसके बाद में जो इन्होंने छोटी मोटी पोजीशन लिया हुआ है, वहां से लेकर के थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा, भाग लेंगे, फिर मनाते रहेंगे, हे भगवान गिर जाए मार्केट, हे भगवान गिर जाए मार्केट, हे भगवान मुझे जो है रिटेलर्स का वो मिल जाए। तो भैया हो, ऐसे करके नहीं होता है। तो आपको इनकी बातों में नहीं आना है। ये आपको डराते रहेंगे, ये आपको धमकाते रहेंगे। ये तो सीधे बोलेंगे अब तो 18,000 पे जाएगी, अब तो 20,000 पे जाएगी, अब तो 21,000 पे जाएगी। भाई बेलापन लोगों को तो मैं उनको तो क्या बोल सकता हूँ, उनका तो पैसा ही वही है, क्योंकि आदमी आदत से मजबूर होता है। लेकिन जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपका कभी भी जो भी होराइजन है वो आप लोगों ने खुद बोला हुआ है कि हमारा लॉन्ग टेन्योर का होराइजन है, कम से कम इतना मैं समय दूंगा। अगर आप इतना समय देंगे तो मैंने आपको पहले बताया था, आने वाले समय में आपको ना तो बजट याद रहेगा और ना ही आपको ये याद रहेगा कि सरकार का इलेक्शन कब हुआ था, ना ही आपको जापान याद रहेगा, ना ही आपको अमेरिका की मंदी याद रहेगी। आज के टाइम पर कोई रशिया यूक्रेन का नाम लेता है क्या? उस समय कितना हो हल्ला मचा था। आज के टाइम पर कोई इजराइल और हमास का नाम लेता है क्या? नहीं लेता है। न्यू सिनेरियो ईरान और इजराइल का क्रिएट हुआ है, तब जाकर के हो रहा है। अब अगर मान लिया कुछ होता भी है तो क्या फर्क पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट पड़ेगा। क्रूड ऑयल का जब ग्लोबल सिनेरियो में फर्क पड़ेगा तब जाकर के हमारे ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो मैं उन चीजों को बोलना चाहता हूं कि 2 दिन 3 दिन हमें जो अभी मौका मिला था उसमें हमने पोजीशन लिया है। अब रही बात कि जो लोग एसआईपी कर रहे हैं, आप लोग आराम से प्लीज एसआईपी अपनी करते रहें, अपने मेहनत को आप करते रहें। मेहनत करने से क्या होता है कि आदमी, देखो यार, हमेशा अगर आदमी मेहनत करता रहता है ना, तो छोटा और बड़ी मेहनत नहीं होती है। जहां पर जैसा बन पड़े उस हिसाब से काम करो। उससे एक तो आपका फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहता है, सबसे पहली बात तो ये होती है। आप मेंटली कहीं ना कहीं इंगेज रहते हो, आपके बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रहती है, आपकी सोचने की कैपेसिटी रहती है। दूसरा क्या है कि आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ती है। सपोज करो हमने 78,000 79,000 पे या 23,800 पे 24,000 पे हमने अगर पोजीशन बना भी लिया है तो हमने रिस्क लिया है ना। तो रिस्क लेने के बाद अब ऐसे करके क्या है कि एसआईपी रूट, एसटीपी रूट, छोटा छोटा डिप में, उसके बाद जिसका जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार ही हमने करना है। क्यों? क्योंकि अकुमुलेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। अकुमुलेशन क्या होता है? संग्रह करना होता है। धीरे धीरे आपने संग्रह करना है, अपना काम करते जाना है। उसके बाद में देखो भाई, सीधी सी बात है कि अगर आपकी 7%, अब आप देखिए 8% के हिसाब से सरकार ने बोला था कि आपकी जीडीपी का ग्रोथ है, लेकिन एक्चुअल में जब उसका सरकारी आंकड़ा आया एक दिन पहले, जब बजट से पहले आपका फाइनेंशियल रिव्यू जब आया था, तो उसमें आपका क्या आया? 6.75 आया है। तो तकरीबन इतनी आपकी महंगाई भी गई है। तो अब जीडीपी उसके अनुसार आपका 6.75 मिनिमम तो आपका पैसा ग्रो होना चाहिए। बात को मेरी समझिए आप, उतना तो आपको पैसा ग्रो होना चाहिए। और प्लस आपकी महंगाई जो 7% हो रही होनी चाहिए। तो कम से कम अगर आप 13 से 14% गेन नहीं ले रहे हो तो आप तो अपने पैसे को जला रहे हो। और इसीलिए यही रीजन है कि जो कल हमने, मेरा कोई भी औचित्य नहीं बनता है, मेरा कोई भी ऐसी मेरी हैसियत भी नहीं है कि मैं अपने आरबीआई के गवर्नर को कुछ भी कमेंट कर सकूं या बोल सकूं। लेकिन जो बात सच है वो सच है कि भाई मेरे, जब मेरे पैसे को
आप खुद ही आग लगवा रहे हो। एक तो आपने टैक्स ले लिया हमसे जितना लेना था, उसके बाद में आप हमें सर्विस भी नहीं दे रहे हो। देखिए, आप हमें सर्विस भी नहीं दे रहे हो। बात को एक बहुत ही आम बात है, बड़ी कॉमन बात है, आम जन की पीड़ा है, सबकी पीड़ा है। उसके बाद में हमें इतना भी इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो कि हम कम से कम महंगाई से हम लड़ सकें, उस पर भी टीडीएस आप तुरंत काट ले रहे हो। तो सरकार क्यों इस पर उदासीन है? मैंने क्यों बोला था बैंक और म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में सरकार क्यों जा रही? एक तो म्यूचुअल फंड का जो इक्विटी का कोई भी इन्वेस्टमेंट है, एक तो आदमी क्या कर रहा है, जोखिम ले रहा है। तो सरकार को भी अंदाज है यार, हमारे आने से पहले इतनी अच्छी इकोनॉमी थी, सबको पता है यार, अच्छी इकोनॉमी थी। मनमोहन सिंह जी के, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के काल में अच्छी खासी इकोनॉमी थी। ये खुद प्रधानमंत्री साहब ने अपने भाषण में उस बात को एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हमने मोनेटाइज इसीलिए किया है कि क्योंकि सब कुछ हमारा ठीक ठाक था, अर्थव्यवस्था हमारी ठीक ठाक थी, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो अब उस समय सब कुछ ठीक ठाक था, तब जाकर के इक्विटी पर कोई टैक्स नहीं लगता था। आज के टाइम पर सरकार भी कहीं ना कहीं हमने 10% लगा दिया, फिर 12.5% लगा दिया। लेकिन अब हो सकता है भाई उनका एजेंडा है, काम करने का एजेंडा है, हर सरकार का अपना अपना एजेंडा होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में ये बात तो चुभन तो कहीं ना कहीं होगी, ऐसा तो नहीं है, नहीं होती है हर आदमी के मन में, क्योंकि रिस्क ही हम इतना ले रहे हैं। आज के टाइम पर मार्केट अगर मान लिया 30% डाउन हो जाएगी, तो कम से कम ये समझिए कि हमारा तो पूरा मैं इतने दिन से इन्वेस्टेड हूँ, हमारा कम से कम मैक्सिमम जो है हो जाएगा, कारपस जाएगा। तो अब उसके बाद में छोटी सी गिरावट में 2-2.5 लाख तो जो है तुरंत ही 3 लाख तक का मतलब जो हो जाता है, पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है, जिसका जो है और ज्यादा उसका और ज्यादा एक मतलब मामूली सी गिरावट पे ऐसा होता है। तो इस बात को क्या उनको नहीं अंदाजा है, सरकार को नहीं अंदाजा है, बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं उनको नहीं अंदाजा है। तो अब आप लोग जैसे मान लिया जो अपना छोटे इन्वेस्टर हैं, 10-15 हजार रुपए का तो उनका हो जाता है। तो कई सारे लोग जैसे अभी जो ये अपना धनंजय सर साफ उसके हैं, दिल के हैं, वो अपनी जो सारी बातें अपना बोल देते हैं, जैसे मैं बोल देता हूं तो वो जो है अपना कमेंट कर देते हैं, इतना मेरा पोर्टफोलियो में अपराइज हुआ, इतना मेरा जो डाउन हुआ है। तो भाई अभी वो अभी आए हैं तो सीधी सी बात है, वोलेटिलिटी है, तो उसके बाद में डाउन होगी, उसके बाद में अप हो जाएगी। तो सरकार उसके बाद में आप बताइए कि अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हो, जो आप गेन कर रहे हो सुस्त तरीके से, कछुए चाल से कर रहे हो, तो उस पर 40,000 आपके मिलने के बाद में आपका 10% टीडीएस जो कट करके सरकार को मिलेगा। वहीं अगर इक्विटी में आप मान लिया 1.25 लाख का सरकार ने आपको रिबेट दे दिया है, तो सरकार को कितना मिलेगा? 12.5% मिलेगा। तो एक हिसाब से मैं तो ये मानता हूं कि सरकार ने, जैसे आरबीआई ने रोना रोया होगा ना, कौन सा रोना मैंने जो कल बोला था, मैं जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, बैंकों ने अपना रोना रोया होगा, तो सरकार ने भी उनको अपना झिड़का होगा कि भाई तुम कम से कम अपने आप को करो, अपना सुधारो, अपनी सर्विस को सुधारो, अपने बाकी चीज़ों को सुधारो, और उसके बाद में जो है और भी चीज़ें हैं उनको सुधारो। क्योंकि सरकार को तो 12.5% अब तो आराम से मिल जाएगा भाई। इक्विटी में जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था वहां पर 12.5% जैसे बंदा रिडीम करेगा तो वो देगा सरकारी टैक्स में। तो तुम्हारे 10% के पीछे सरकार क्यों पंगा लेगी? तो सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ेगी। अब शशिकांत दास जी, चाहे उनका कार्यकाल हो रहा है, वो दूसरे गवर्नर आए, वो बाकी बैंक वाले, वो अब आप अपने आप में आत्ममंथन करो कि जनता आपके पास क्यों नहीं आ रही है। आदमी रिस्क भी, आदमी उसके बाद में तुम्हारे पास इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, सर्विस भी तुम घटिया दोगे, उसको इन्फॉर्म भी नहीं करोगे, उसके बाद में जहां होगा वो जाएगा तो ऐसे उसको ट्रीट करोगे जैसे तुम यहाँ के मतलब जो है किसी उसमें आया हुआ हो, आईएएस के दफ्तर में आया हुआ हो। बैंक वगैरह कोई तो ऐसे ट्रीट करते हैं वो। अरे कम से कम आप अगर सर्विस दे रहे हो, पेशेवर हो रहे हो, आप अपना धंधा चला रहे हो, तो धंधे के मुताबिक दो। कल मेरे बोलने का मतलब यही था कि सरकार, ये बात छूट गई थी सरकार का उदासीन रवैया वाला, मेरे को बाद में याद आया कि एक्चुअल बात तो छूट गई थी। सरकार क्यों न्यूट्रल है? सरकार इस पर न्यूट्रल इसीलिए रहेगी। अब रही बात सेबी भी इस पर, रिटेलर सेबी को भी ये बात पता है, आदरणीय माधवी पुरीबूच मैम को ये बात पता है कि रिटेलर्स का पैसा लग रहा है, इसलिए मार्केट सस्टेन कर रही है। एफआईआई ने गिराने की बहुत कोशिश करी है, जितना उनसे बन पड़ा है उतना उन्होंने कोशिश करी है। तो इसलिए उनको भी रिटेलर्स को चिंता, और इसीलिए उन्होंने रिटेलर्स के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन को जितना वो स्टॉप कर सकते थे उतना उन्होंने स्टॉप करने की कोशिश किया है। जितना उनको करना था भैया, जिनके पास हैवी चंक है वो आ जाओ फिर मैदान में, आओ यहाँ पर जो है तुम गेम खेलो।
तो वहां पर अभी ये लोग जो है अभी अब रोना शुरू कर दिए हैं। कौन? जो आपके अच्छे खासे ऑपरेटर्स हैं, जिन्होंने आज तक मलाई खाई थी, जिन्होंने आज तक मलाई। बात को समझिए, ये थोड़ा सा बड़ी ही गहरी बात है। तो इस समय इन्वेस्टर्स ने मेन बात वहां पर आ जाती है कि हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स क्या करें। भैया देखो, हम लोग ट्रेडर है नहीं, हम लोग हैं इन्वेस्टर। तो हमने करना क्या है, हमने शांति से अपने कॉर्पस को जितना हो सकता है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, धीरे धीरे अपना डिप्लॉय करते जाना है। एसआईपी और एसटीपी का सहारा लेना है। आफ्टर दैट हमने तब जाकर के कुछ भी नहीं करना है, हमने चुपचाप वेट एंड वॉच करना है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमने ग्रीनरी का आनंद लेना है। अगर मार्केट उसके बाद में क्या नाम है अपना करेक्ट होती है तो करेक्शन होने दीजिए, थोड़ा सा हमारा कारपेट डाउन दिखेगा, हम भी आनंद लेंगे। सामर्थ्य रहेगी तो हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, नहीं सामर्थ्य है तो उसके बाद में काम होकर के बैठ जाएंगे। भागना नहीं है, मेन बात क्या, डरना नहीं है, भागना नहीं है, डटे रहना है। अगर रिटेलर्स डटे रहे, जिस प्रकार से रिटेलर्स हर गिरावट के टाइम पर, मैं सही बताऊं, हर गिरावट के टाइम पर, आज के टाइम पर आप मानेंगे नहीं, आपका लाखों करोड़ रुपया हर एएमसी के पास बैठा हुआ है। और कल की बात बताऊं, कल भी मैंने ठीक ठाक जो पोजीशन बनाई थी, लेकिन कल लोगों ने क्या सोचा कि कल है फ्राइडे, डीआईआई ने बाय नहीं किया, कल है फ्राइडे, कल होगी तगड़ी गिरावट, उसके बाद मंडे को होगी फिर गिरावट, और उसके बाद में फिर तब करेंगे। कहीं ना कहीं गच्चा ये लोग कहाँ खा जाते हैं, मैं आपको सही बात बताऊं। अब हमें तो एनएबी मिल गई, अब चाहे फंड मैनेजर अपने पास रखे, चाहे फंड मैनेजर उसको खरीदे। अब किसका हो गया भाई? देखो, हमें एनएबी जो सस्ती हुई थी वो एनएबी मिल गई। अब आपको एक बात बताऊं कि मेरा 30 जुलाई को मैंने एक फंड में 130, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, कल मैंने उस जो फंड का देखा था, किसी जमाने का टॉप का फंड होता था, मैंने आपको बताया नहीं था कि किसी जमाने का टॉप का फंड होता था, लेकिन वो आज के टाइम पर थोड़ा एवरेज परफॉर्मर हो गया। तो मैंने जो कल बोला उसको कर लेता हूँ, रिव्यू कर लेता हूँ। लेकिन ये बात सही है, एक बार आपने फंड को पकड़ लिया है तो उस फंड को इतनी जल्दी छोड़ना ओढ़ना नहीं। अगर वो कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में बीट कर रहा है, तो साल 2 साल के परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है फंडामेंटली, अगर आपका सही फंड है तो उसको आप फंड को चूज करते समय उस समय आप एक तो करो। उसके बाद में मैं ये बता रहा था, उस समय 128 रुपए कुछ पैसे, मतलब 129 के आसपास उसकी एनएबी थी। फिर हमने वहां पर मात्र 1000 रुपए की किए थे, चलो ठीक है यार कर देते हैं। जिस दिन हमने आप लोगों को कॉल दिया था कि यस अभी हम उसके बाद में इन्वेस्ट करना हम शुरू करेंगे, उसके बाद में सीधे 124 पे आया है, फिर 121 पे आया है जिस दिन मतलब हैवी फॉल हुआ था, फिर 123 पे गया है। हमने हर जगह पे जो खरीदारी किया है कल, उसके बाद में आज फिर वो कम से कम 122 के आसपास होगा। तो यहां पर हो गया। अब कम से कम मुझे 5-7 रुपए के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से सस्ता मिला है। अब उसमें हम चंक नहीं डालेंगे तो हमारा कितना फायदा होगा। अब यही जब अकुमुलेशन थोड़ा थोड़ा होता जाएगा तब जाकर के तब तो अच्छा खासा फायदा दिखेगा। अब आपने 1000-2000 भी डाल दिया तो कम से कम आधी यूनिट, 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट भी बन गई है, 1 यूनिट भी आपकी अगर बन गई है तो वो 1 यूनिट अगर आपको सस्ती मिल गई है तो ये वो यूनिट कंपाउंड होकर के जब इसका पैसा 1000 रुपया जाएगा तो आज आपका 100-125 रुपया कितना बनेगा? 1000 रुपया बनेगा, 10 गुना जाएगा। वहीं आपने 10,000 डाल दिया तो आपका लाख रुपया जाएगा। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। तभी मैं बोलता हूं कि छोटा छोटा अकुमुलेशन, छोटा छोटा ये आपका बहुत जरूरी होता है। बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ किसके हाथ में? फंड मैनेजर के हाथ में है। लेकिन एनएबी का, लमसम का जो ट्रिक है वो समझना आपको जरूरी है। दूसरी बात, अंत में आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इनको खक ABCD इनको पता नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, आज मार्केट ये मूव हो रही है, यहाँ से मूव हो रही है, फलानवा शेयर का मूव हो रहा है, इंफॉर्मेशन लेंगे, यहाँ पर बाइंग हो रही है, कहाँ पर सेलिंग हो रही है, वहां से चाहेंगे वहां से लेकर के हड़प करके चले जाएंगे। लास्ट में ये खाली हाथ अपना झुंझुना बनाते रहते हैं। वेल्थ क्रिएट उन्हीं का होता है जो इन्वेस्टर रहते हैं, जो टाइम देते हैं, वही जा करके एक्चुअल मलाई वही कूटते हैं। मैं बड़े बड़े ट्रेडर्स का बताऊं, 2012-13 से वो भी इन्वेस्टर हो गए। क्यों? उन्होंने देख लिया है कि यार जब वो दौर था तब दौर था, अब वो दौर नहीं आने वाला। अब आज के टाइम पर तो आप 2024 में हो यार। अब यहाँ पर तो मार्केट में 2020 चल रहा है। टेस्ट मैच और उसका वनडे की तो बात छोड़ ही दो। छोटा सा फॉल होता है फिर उसके बाद में चलनी शुरू, छोटा सा फॉल होता है फिर चलनी शुरू हो जाती है। और ऐसे में ही देखो आज के टाइम पर हर चीज फास्ट हो गई है, मशीनरी का युग हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन कुछ और मानो चाहे ना मानो, ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन के मामले में मैं एक चीज जो सच है वो सच है, ट्रांसपोर्टेशन का इस सरकार का जो ध्यान रहा है ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही अच्छा रहा है, तो जिसकी वजह से बड़ी जल्दी आपकी जो है रिकवरी हो जाती है। तो आई होप कि बातें आपको समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आ गई तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है। लाइक जस्ट थैंक यू।